हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अभिपीडिया। आज अपनी कल वाली जो हमारी टॉपिक सीरीज चल रही है इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसी कंटिन्यूएशन में इसका पार्ट 2 आपके सामने आज प्रेजेंट कर रहा हूं। सो विद दिस लेट्स स्टार्ट द वीडियो, बट बिफोर दैट just look at this pic. Who are all they? They are all the proud toppers of our NABARD Grade A 2021 exam. We were able to secure more than 40 selections and the story continued. कहानी चलती रही। 2022 के अंदर we were able to secure 45 selections, right? And I am damn sure about this year result also. This story will continue, right? So kindly enroll with us in whatever course you want to join. आपके सामने हमने इसलिए मल्टीपल ऑप्शंस रखे हुए हैं। Whether you want to go for the full course, you have that option also at that too at a very affordable price at 80% off, right? And there is other option also which is the micro courses. कि अगर मान लो if you want to prepare only a particular module, let's say कि आपको सिर्फ ARD प्रिपेयर करना है या फिर ESI प्रिपेयर करना है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज मॉड्यूल प्रिपेयर करना है, यू हैव डन ऑल अदर थिंग्स, तो खाली आपको वो वाला ऑप्शन भी हम अवेल करा रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर मॉड्यूल हमारे माइक्रो कोर्सेज के थ्रू एनरोल कर सकते हैं। उसके अंदर यू कैन बाय दैट ऑल्सो, राइट? सो विट एवर वे, और ये यूट्यूब पे हमारे सेशंस तो फ्री आपके लिए डेली बेसिस पे आ ही रहे हैं। So whatever course you want to enroll, whatever you want to link with us, connect with us, you can. सपोर्ट नंबर नीचे कमेंट सेक्शन में आपके लिए छोड़ दिया जाएगा। आई विल लीव इट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज द लिंक फॉर द माइक्रो कोर्सेज, राइट? सो विद दिस लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। कल हमने इंपॉर्टेंट पार्ट्स देख लिए थे, राइट? दीज वर द 25 पार्ट्स हमने सारे के सारे कल कवर कर लिए थे। आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा, यहां तक हमका वीडियो अपना कवर कर चुके थे, राइट? सो आज हम देखते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, उन पार्ट्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आई ट्राई टू कवर इन दिस वीडियो, बट कोई रश नहीं है, जितना आराम से होगा करेंगे, नहीं तो इसका एक और पार्ट लेके भी आपके सामने प्रेजेंट कर दिया जाएगा, राइट? कोई ऐसे हरी अप उसमें वे में नहीं होगा, आराम से तसल्ली से सारा को ढंग से करना होता है। ओके, सो पार्ट वन बेसिकली क्या था? यूनियन एंड टेरिटरी। उसके अंदर जो हमारी स्टेट्स हैं उनकी अलाइनमेंट, उनकी नेम, बाउंड्री सब चेंज करने वाला प्रोसीजर, जो कि किसके पास है? सेंटर के पास है, पार्लियामेंट के पास है, राइट? अपने को उतना डीप नहीं जाना है, ऐसे पॉलिटी पूरी नहीं पढ़नी, अपने को सिर्फ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स वगैरह ऊपर से देखने और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स और शेड्यूल्स देखने, ठीक है? बट थोड़ा सा अगर आइडिया रहता है ना, चीजें याद करनी इजी रहती है, समझ करो चीजें इजी रहती है, इसलिए बताता रहता हूँ। क्लियर है? सो पार्ट वन। अब पार्ट वन के अंदर क्या है अपना? यूनियन एंड टेरिटरीज, राइट? सो आर्टिकल 1 ये इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ नाउ इनफैक्ट अभी न्यूज में भी चल रहा है, जो इंडिया और भारत वाला नेम चल रहा है अपना, तो उसके अंदर आर्टिकल 1 वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। आर्टिकल 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है? जो नेम लिखा हुआ है, राइट? अभी क्या लिखा हुआ है? इंडिया दैट इज भारत। तो अभी के लिए हम दोनों नेम यूज करते हैं। क्यों था ऐसा? बिकॉज जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, वहां पर क्या था? जो डिबेट चल रही थी, आधे लोग कह रहे थे हमें इंडिया नेम चाहिए, मॉडर्न नेम चाहिए, आधे कह रहे थे भारत ट्रेडिशनल नेम चाहिए। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने एक बहुत ही यूनिक आइडिया निकाला था उस टाइम कि इंडिया दैट इज भारत, ऐसे लिखा कि दोनों बंदे खुश, तुम भी खुश तुम भी खुश, तो दोनों के लिए निकाल दी। कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 के अंदर क्या है? सिंपली इट कंटेन्स द नेम ऑफ द यूनियन एंड द टेरिटरीज। सारे के सारे जो हमारी जो स्टेट्स वगैरह हैं, यूनियन टेरिटरी, सबके नेम है। क्लियर है? और वो नेम्स ना एज सच आर्टिकल 1 के अंदर सारे नहीं लिखे हुए, वो शेड्यूल 1 के अंदर है, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर है, बट यहां पर सिर्फ इंडिया का नाम लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत, राइट? और बाकी सारे जो स्टेट्स के नेम है वो शेड्यूल 1 के अंदर है। क्लियर है? ये साथ साथ कुछ पॉइंट्स, ये चीजें भी नोट करते जाना। ओके, तो आर्टिकल 1 आई होप क्लियर हो गया होगा। नेम ऑफ द यूनियन, इसमें नाम है, इसको आप इंडिया दैट इज भारत ऐसे याद रख सकते हो। ओके, देन कम्स आर्टिकल 2। अब आर्टिकल 2 के अंदर क्या है? आर्टिकल 2 इज अबाउट व्हाट? कि मान लो कोई नया स्टेट क्रिएट करना है, राइट? कोई भी नया स्टेट अगर क्रिएट करना है इंडिया के अंदर, मान लो कोई फॉरेन टेरिटरी के थ्रू या फिर कैसे भी करके कोई एक्वायर करती है इंडियन स्टेट, तो उसकी क्रिएशन जो होगी, उसका नाम वगैरह रखना, सारा कुछ वो सब किसके पास होगा? सेंटर के पास। ये कहां लिखा हुआ है? आर्टिकल 2 में। सो आर्टिकल 2 इज अबाउट एक्सेप्टेंस एंड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड विद ऑल द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सो दैट आपको चीजें याद भी हो। तो आर्टिकल 2 किसके लिए? नया स्टेट क्रिएट करना हो, एस्टेब्लिश करना हो, उसके लिए। और आर्टिकल 3 इज अबाउट की जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग, उन्हीं के अंदर अगर कुछ चेंजेस करना हो, कि मान लो किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, राइट? मद्रास से तमिलनाडु करना है, तमिलनाडु से मद्रास करना है, बॉम्बे से मुंबई करना है, मुंबई से बॉम्बे करना है, सॉरी मुंबई मतलब बॉम्बे तो नहीं, आई मीन वो तो डिस्ट्रिक्ट होगी, बट आपको किसी स्टेट का करना हो,
कि स्टेट का नेम चेंज करना हो या बाउंड्रीज चेंज करनी हो, एग्जिस्टिंग ऊपर नीचे करना हो, राइट, उसके लिए आर्टिकल 3 होगा। उसके लिए क्या यूज होगा? आर्टिकल 3। सो आर्टिकल 2 किसके लिए है? कोई नया स्टेट एक्वायर करने के लिए, कोई नया बाहर से एक्वायर करने के लिए, फॉरेन टेरिटरी वगैरह भी कोई एक्वायर करी हो, कोई नई स्टेट तो। और आर्टिकल 3 है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग के लिए। आर्टिकल 2 का एग्जांपल आपको देता हूं कि लाइक गोवा जो हमारा स्टेट था, गोवा क्या था इनिशियली, किनके रीजन में? आप गोवा भी जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे पोर्टुगीज एस्टेब्लिशमेंट मिलेंगे, क्योंकि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था उस टाइम गोवा पोर्टुगीज एस्टेब्लिशमेंट के अंडर ही था, उनके अंडर डोमिनेंस में था। तो उसको हमने लेटर ऑन पोर्टुगीज से एक्वायर किया है। तो उसमें कौन से आर्टिकल का यूज हुआ? आर्टिकल 2 का। कौन से आर्टिकल का यूज हुआ? आर्टिकल 2 हमें पावर दे रहा है किसको? पार्लियामेंट को। क्लियर है? लेकिन अगर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स उनके नेम वगैरह बाउंड्री चेंज करना हो तो आर्टिकल 3। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आर्टिकल 4 इज नॉट दैट रेलिवेंट, बट आर्टिकल 4 आपको बता देता हूं इफ यू वांट टू नो। सो आर्टिकल 4 किसके बारे में है? आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर आप ऐसा कोई चेंज करते हो आर्टिकल 1, 2, 3 के अंदर, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज एन अमेंडमेंट। वो अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 काउंट नहीं होगी, सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा, दैट्स इट। दैट इज द रीजन मैं कह रहा था इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सच आपके एग्जाम के लिए अपने, बट थोड़ा आइडिया जरूर होना चाहिए कि आर्टिकल 4 किस चीज से रिलेटेड है, तभी आपको बता दिया। बट ये 3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है एज ऑफ नाउ, जो करंटली चल रहा है उसकी वजह से और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे आर्टिकल 1, 2, 3 के बारे में, तो ये तो क्लियर होने चाहिए। आर्टिकल 1 नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरी, आर्टिकल 2 नई फॉरेन टेरिटरी एक्वायर करी हो, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, आर्टिकल 3 ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रही है उनके अंदर कुछ चेंजेस करना हो, सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। अब आते हैं पार्ट 2 पे, सिटीजनशिप वाले पे। इफ आई वुड से इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार गो थ्रू कर लेंगे, नॉट दैट रेलिवेंट, ठीक है। पार्ट 3 बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद जो फंडामेंटल राइट है, बट इसको एक बार जो मोटा मोटा, इसके लिए मैंने 4 आर्टिकल इसके इंक्लूड कर देंगे, एक बार थोड़ा बहुत गो थ्रू जरूर कर लेना है। तो पार्ट 2 के अंदर वैसे बेसिकली कौन से आर्टिकल है? 5 to 11 इफ यू रिमेंबर। पार्ट 1 में थे 1 to 4, देन पार्ट 2 5 to 11, रिवाइज भी करते चले जाएंगे साथ साथ। ओके, सो पार्ट 2 के अंदर हम पहला आर्टिकल कौन सा देखेंगे? आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 किसके बारे में कह रहा है? इट टॉक्स अबाउट द सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, राइट, 1950 के अंदर जब इंप्लीमेंट हो गया था, तब उस टाइम पे सिटीजनशिप का क्या स्टेटस था, किस किस को देनी है, किसको नहीं देनी, ये उसके बारे में बात करता है। सिंपल, दैट्स इट। देन आर्टिकल 6 इट टॉक्स अबाउट द राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ये भी उसी टाइम की बात हो रही है। आर्टिकल 5 भी 6 भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पे सिटीजनशिप की बात हो रही है, बट आर्टिकल 6 में क्या बात हो रही है कि उन बंदों को सिटीजनशिप जिन्होंने पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किया था, हुआ था ना। आई होप इतना तो पता होगा कि काफी सारे लोग, जब डिवीजन हुआ था तो काफी सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट हुए थे, पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए थे। तो जो लोग पाकिस्तान से इंडिया माइग्रेट हुए हैं उनको किस प्रोसीजर से, किस तरीके से उनको सिटीजनशिप देनी है, वो आर्टिकल 6 उसकी बात करता है। क्लियर है? आई होप इतना क्लियर होगा कि तो आर्टिकल 5 भी क्लियर, आर्टिकल 6 भी क्लियर। देन आर्टिकल 10 इट कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। इसके अंदर भी अब ये कमेंसमेंट ऑफ सिटीजनशिप की बात ना होके आगे की बात हो रही है कि बाद में किसको कैसे करना है, तो वो कैसे राइट सिटीजनशिप के देने हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, टॉक्स अबाउट द कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। कमेंसमेंट की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, आगे के लिए कैसे करना है, राइट। और आर्टिकल 11 गिव्स द पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। कि फ्यूचर में कुछ भी चेंजेस करना हो, कैसे भी करना हो, तो किसको पावर दे रहे हो? पार्लियामेंट को। आर्टिकल 11 दे रहा है वो पावर, राइट। सो विद दिस पार्ट 2 में इतने ही है, 4 आर्टिकल ही हैं, तो रिमेंबर करने हैं 5, 6, 10 एंड 11। क्लियर है? 5, 6 आई होप रिमेंबर, सारे याद हो ही होंगे वैसे तो, ठीक है। किसको पावर है सिटीजनशिप की रेगुलेट करने के लिए? इसके कोई भी लॉ, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ होगा, आई एम सॉरी दोबारा रिपीट कर देता हूं, अब कोई भी लॉ, सिटीजनशिप से रिलेटेड कोई भी लॉ अगर रेगुलेट करना है तो कौन करेगा? पार्लियामेंट। क्लियर है? ओके नेक्स्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इफ आई आस्क, अगर आपको बताऊं तो जितने भी आर्टिकल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनमें से एक ही है पार्ट 3 अपने फंडामेंटल राइट्स वाले। ये तो आपको सारे के सारे याद होने चाहिए, इसमें से कोई भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो कहां से कहां तक है? पहली बात फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 एंड नॉट 14 to 32। कहां से कहां तक है? 12 to 35। डोंट वरी, याद हो जाएंगे, घबराने वो ज्यादा जरूरत नहीं कि कैसे होंगे, सब याद होगा, 1-2 बार देखोगे रिमेंबर हो जाएंगे, नॉट एन इश्यू। ओके, सबसे पहले आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 क्या टॉक बता रहा है? इट डिफाइंस द स्टेट। कि जो स्टेट वर्ड है, यहां पर जो स्टेट वर्ड है वो नॉर्मल जो हम स्टेट्स यूज करते हैं उससे डिफरेंट है।
डजंट टॉक्स अबाउट द बाउंड्रिकल जो टेरिटोरियल स्टेट्स है उनकी बात नहीं होती, स्टेट्स की, स्टेट की हमें बात हो रही है एज अ यूनियन, इंडियन यूनियन उसकी बात होती है, इंडियन गवर्नमेंट आप समझ सकते हो, ठीक है, सेंट उसको स्टेट बोला जा रहा है यहाँ पर, इतना ही जानना है आपको, ये नहीं जानना स्टेट का मीनिंग क्या है, बस आपको ये पता होना चाहिए आर्टिकल 12 के अंदर क्या है, इट डिफाइंस द स्टेट। और ये वो नॉर्मल टेरिटोरियल बाउंड्री वाली स्टेट्स की बात नहीं हो रही, ये डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है एक तरीके से, राइट, गवर्नमेंटल की स्टेट क्या क्या चीजें हैं इसके अंदर, क्योंकि यहां पर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, बट आपको उतना डीप नहीं जाना, डोंट वरी, सिर्फ इतना पता होना चाहिए आर्टिकल 12 के अंदर स्टेट को डिफाइन किया गया, दैट्स इट। और आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 क्या बोलता है, आर्टिकल 13 बोलता है कि ऐसा कोई भी लॉ, ऐसा कोई भी लॉ अगर पार्लियामेंट बना रहा है या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव भी बना रहा है, कोई भी ऐसा नियम या कानून, कुछ भी ऐसा जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाएगा, आपके फंडामेंटल राइट्स अगर आपसे खींचता है वो, उसके अगेंस्ट जाएगा, तो दैट विल बी नल एंड वॉइड, उसको खारिज कर दिया जाएगा। ये आर्टिकल 13 कह रहा है, क्लियर है, आपको इतना ही जानना है, ज्यादा नहीं जानना। जुडिशियल रिव्यू को भी कहीं ना कहीं ये डिफाइन कर रहा है, जुडिशियल रिव्यू, बट इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि आर्टिकल 13, ये चीजें मैं आपको साथ साथ इसलिए बताता रहता हूं सो दैट चीजें कुछ बस समझ में आती हैं, चीजें याद हो जाएंगी। ओके, आर्टिकल 13 क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 13 टॉक्स अबाउट द लॉज विच आर इनकंसिस्टेंट विद और विद इन द डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, दैट इज कि द लॉज which goes against the provision of the fundamental rights, which are against the fundamental rights, or which are in opposition or in derogation of fundamental rights, then those laws will be null and void or will be removed, cannot be implemented, right? I hope इतना समझ में आ गया होगा, 12 भी क्लियर हो गया होगा और 13 भी क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर एग्जाम में ज्यादा उनका जी कर जाए नबार्ड वालों का, ठीक है, तो आर्टिकल 13 किस चीज से रिलेटेड है, जुडिशियल रिव्यू। यस, यू कैन से दैट कि जुडिशियल रिव्यू से लिंक्ड है, ठीक है, दैट्स इट। क्या होता है जुडिशियल रिव्यू, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट एज ऑफ नाउ। ओके, नाउ कम्स द फंडामेंटल राइट्स। सी, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। देखो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ब्रॉडली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, ये ऐसे 6 कैटेगरीज में फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड कर रखा है, ठीक है। ए फर्स्ट वाला जो कौन सा है, फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या है आपके, राइट टू इक्वालिटी। ओके, देन सेकंड, राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22, राइट, ये सेकंड अपना है, 19 से लेके 22 तक, ऐसे सीक्वेंस याद होनी चाहिए। फंडामेंटल राइट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना है एक बार, ठीक है, आपको सिर्फ आर्टिकल याद करने, ज्यादा डीप प्रोविजंस नहीं याद करने। ओके, थर्ड, देन कम्स राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24, ये 2 फंडामेंटल राइट आएंगे। देन फोर्थ, राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, कौन कौन से आर्टिकल है इसमें, 25 टू 28, ऑलराइट। और देन फिफ्थ वन, फिफ्थ कौन सा अपना, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30, राइट। और लास्ट सिक्स्थ है अपना राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, आर्टिकल 32। सो ये 6 फंडामेंटल राइट कैटेगरीज हैं, आप इन 6 के अंदर भी याद कर सकते हो कि फर्स्ट वन इज योर राइट टू इक्वालिटी, 14 टू 18 है, ठीक है, 14 टू 18।
ओके 14 to 18, then right to freedom 19 to 22, third right against exploitation 23 and 24, then right to freedom of religion 25 to 28, fourth one, fifth वाला cultural and educational rights 29 and 30, and then right to constitutional remedies article 32. ये ब्रॉड कैटेगराइजेशन है. अब इसको थोड़ा अच्छे से देखते हैं एक बार और. ओके, जस्ट टू क्लियर ओवर हियर. फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी कौन कौन से आर्टिकल है? 14, 15, 16, 17, 18. ओके, नाउ आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, ईबीएल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि भाई लॉ के आगे, कानून के आगे सब बराबर है. होता है ना अंधा कानून, उससे याद रखेंगे. ये अंधा कानून देखा ना, वो आर्टिकल 14 से आया है कि उन्होंने पट्टी बांध रखी है, उसके आगे सब बराबर है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, कोई भी अंधा हो, कोई बड़ा ऑफिसर हो या कोई नॉर्मल सिटीजन हो. थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस होती हैं बट उतना बहुत है जानना अपने लिए कि इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अबाउट आर्टिकल 14. ओके, मतलब आर्टिकल 14 इज अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ, अंधा कानून, ऐसे याद रखेंगे. देन आर्टिकल 15. आर्टिकल 15 बात करता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि भाई प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन व्हाट, पढ़ाई के अंदर, एजुकेशन के अंदर भी और कई सारी फील्ड्स के अंदर भी सब बराबर, किसी के साथ ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. इन 5 कैटेगरीज के ऊपर आप किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती. कौन? स्टेट, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट बंदे में, इंडिविजुअल्स भी, कि सारे के सारे सिटीजन्स जो हैं, उन किसी भी सिटीजन के साथ आप रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन किसके अंदर बात हो रही है? आर्टिकल 15 के अंदर. वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर नाबार्ड के अंदर आया था ये, यही सेम आर्टिकल 15 पूछा था उन्होंने. आर्टिकल 15 में मूवी बनी हुई है एक बहुत फेमस. ओके, देन आर्टिकल 16. आर्टिकल 16 किसकी बात कर रहा है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि भाई सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब्स, उसके अंदर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे किसी के साथ, सब बराबर होंगे. राइट, उसके अंदर भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करोगे. आर्टिकल 15 किसकी बात कर रहा है? यहां पर बेसिकली जो दूसरी लाइक रेस्टोरेंट्स हो गए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए और इस टाइप के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. और आर्टिकल 16 गवर्नमेंट जॉब के अंदर बात कर रहा है कि यहां पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबरी का मौका मिलना चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर, सरकारी नौकरी के अंदर. राइट, तो दिस इज आर्टिकल 16. देन आर्टिकल 17, स्ट्रेट फॉरवर्ड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. अनटचेबिलिटी को बंद बैन करता है आर्टिकल 17. वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे. आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ओके, आर्टिकल 18 इट टॉक्स अबाउट अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. लाइक ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या था कि पहले टाइटल में राज बहादुर, राय बहादुर, दादा साहिब, इस टाइप के टाइटल्स मिलते थे कई लोगों को, और वो क्या होते थे? स्टैंड अपार्ट करते थे लोग. तो इन चीजों को क्या करा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अवॉइड करा, क्योंकि इनइक्वालिटी क्रिएट करते थे. अब किसी को एक दर्जा ऊपर बिठा दिया जाता ना, तो इन चीजों को बैन करा. अबॉलिशन ऑफ दीज काइंड ऑफ टाइटल्स एंड अदर टाइटल्स एज वेल. सो आर्टिकल 18 किसकी बात कर रहा है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स. तो राइट टू इक्वालिटी डन. 14, 15, 16, 17, 18. 14 talks about equality before law, 15 talks about prohibition of discrimination, 16 talks about equality of opportunity in public employment. Article 17 talks about abolition of untouchability, and Article 18 abolition of titles. I hope you are also doing with this all this with me. इस साथ साथ आपको चीजें याद हो रही होंगी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. राइट टू इक्वालिटी. ओके, देन कम्स राइट टू फ्रीडम. राइट टू फ्रीडम है अपना 19 से लेके 22 तक, 19 टू 22. और आर्टिकल 19 जो है ना अपना, आर्टिकल 19 के अंदर भी कुछ 6 फंडामेंटल राइट आ जाते हैं इसी के अंदर ही, लाइक 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F. जस्ट एक बार गो थ्रू कर लेंगे, ज्यादा डीप नहीं जाना, एक बार जरूर देख लेंगे किस किस की बात कर रहे हैं, so दैट कोई कंफ्यूजन ना हो. अब आर्टिकल 19 क्लॉज ये कहता है कि इट टॉक्स अबाउट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये आर्टिकल 19 के अंदर सब आर्टिकल्स हैं. तो आर्टिकल 19 के अंदर 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, लाइक आर्टिकल 19 है ऐसे, ठीक है, इसके अंदर भी 6 वो है, A, B, C, देन D, E एंड F.
दीज आर द 6 वन, ठीक है, तो उनकी बात हो रही है ये। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके, बोलने का, एक्सप्रेस करने का। देन राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, इकट्ठे होने का राइट है विदाउट आर्म्स, नॉन वायलेंट वे में, राइट, पीसफुली, ठीक है। देन राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी आर्टिकल 19C। आपको ऐसे 19 ABC याद नहीं रखना, बट ये हाँ, ये पता जरूर होना चाहिए कि ये आर्टिकल 19 के अंदर आते हैं, भले ये इस सीक्वेंस में ना याद हो आपको, ठीक है। तो राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी क्या है, अपना फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19 क्लॉज C। देन राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, पर यहां पर सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिकली बात हो रही है कि सिर्फ इंडिया के अंदर। अगर आपको इंडिया से बाहर जाने का जो राइट है वो आर्टिकल 21 के अंदर बात होती है उसके बारे में, ठीक है। सो राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी क्या आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 19। देन राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी क्या आपका फंडामेंटल राइट है, आप कहीं पे भी सेटल हो सकते हो, रिसाइड कर सकते हो, राइट, और हम कर भी सकते हैं क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट है। देन राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, कोई भी बिजनेस आप प्रोफेस कर सकते हो, कैरी ऑन कर सकते हो, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑब्वियसली लिमिटेशंस होती हैं कि लाइक आप टेररिज्म नहीं कर सकते, इस टाइप के ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते, बट जनरली आप, ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आप कोई भी बिजनेस विच इज लीगल आप उसको प्रोफेस कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट। तो ये आपके आर्टिकल 19 में आता है, ओके, दैट्स इट। देन कम्स राइट टू फ्रीडम, अपना आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, कि भाई किसी बंदे को पकड़ लिया पुलिस ने, ठीक है, तो उसको क्या क्या प्रोटेक्शन मिलेगी, क्या क्या उसके फंडामेंटल राइट होंगे, क्लियर है। किसी कन्विक्ट को पकड़ लिया, किसी बंदे को पकड़ लिया जेल में, तो उसके क्या क्या राइट होंगे, क्या क्या फंडामेंटल राइट होंगे। आर्टिकल 20 टॉक्स अबाउट फॉर दैट, आपको इतना ही याद रखना है। देन आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 21 एज वेल एज आर्टिकल 21A दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लाइफ भी बोल देते हैं इसको, ठीक है, राइट टू लाइफ भी इसी को बोल दिया जाता है, आर्टिकल 21 को। इट टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन आर्टिकल 21 क्लॉज A, राइट टू एजुकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा था ये। आर्टिकल 21 एक टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन, तो A लगा हुआ है, इसका मतलब ये अमेंडमेंट से ऐड किया गया था। किस अमेंडमेंट से ऐड किया था इसको, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, जिसके अंदर कि एवरी चाइल्ड between the age of 6 to 14 has the right to get free and compulsory education, ठीक है, from the state। 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन स्टेट प्रोवाइड करेगा, ये आर्टिकल 21 क्लॉज, आर्टिकल 21A के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सो आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। देन आर्टिकल 22 इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अरेस्ट और डिटेंशन क्या होता है कि जब आपको बंदे को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन जो मिलती है वो आपके आर्टिकल 22 उसको डिफाइन करता है, ठीक है। आपको इतना याद रखना है, इट टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन 22, दैट्स इट, सिर्फ हेडिंग याद रखनी है, ओके। देन राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कौन से आर्टिकल आएंगे इसके अंदर, आर्टिकल 23 और 24। Now Article 23 talks about prohibition of human trafficking and forced labor, human trafficking और forced labor जो के against prohibition, right, कौन सा बात करता है, आर्टिकल 23। अब ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होती है कि नॉर्मल लाइक ह्यूमन बीइंग्स की सेल एंड परचेज लाइक गुड्स विच इज अ वेरी बैड थिंग, राइट, विच इज अ वेरी बैड थिंग, तो उसको प्रोहिबिट करता है ये। और इसके अंदर फोर्स लेबर भी प्रोहिबिशन की भी बात हो रखी है कि आप किसी से जबरदस्ती बिना पैसे दिए उससे फोर्सफुली लेबर नहीं करा सकते, काम नहीं करा सकते, क्लियर है। तो ये सारी बातें किसके अंदर हो रही है, आर्टिकल 23 के अंदर। और आर्टिकल 24 ये आप इसको चाइल्ड लेबर से याद रख सकते हो, इट्स प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। आई होप इतने याद हो गए होंगे, साथ के साथ मेरे साथ रिपीट करते चले जाओ, आपको अभी के भी रिमेंबर हो जाएंगे। एक बार एक दो बार वीडियो को देखोगे अच्छे से दिमाग में छप जाएगा, ओके। देन राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28 एंड 25 टॉक्स अबाउट फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन। ये बेसिकली इंडिविजुअल की बात कर रहा है कि एक इंडिविजुअल जो है ही है, उसकी क्या फ्रीडम है टू कन्फेस, टू मतलब प्रैक्टिस करना अपने रिलीजन को, कैसे किस वे में प्रैक्टिस कर सकता है वो,
उसकी बात हो रही है आर्टिकल 25 में एक इंडिविजुअल की। देन आर्टिकल 26 टॉक्स अबाउट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। ये एक कम्युनिटी की बात कर रहा है कि कैसे वो रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करेंगे। आपको हेडिंग याद करनी है बस। आर्टिकल 27 इट टॉक्स अबाउट द फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, कि क्या गवर्नमेंट किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को टैक्स चार्ज कर सकती है या फिर किसी हमारे पे टैक्स चार्ज कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन? नो। आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट दैट कि गवर्नमेंट कैन नॉट चार्ज टैक्स फॉर द ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन फ्रॉम अस। ओके, सो आर्टिकल 27 टॉक्स अबाउट दैट। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि जो स्कूल्स वगैरह हैं वहां पर क्या रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं? क्या आपके ऊपर मेंडेशन कर सकते हैं कि भाई आपको सुननी पड़ेगी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन? नो। इसके कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ये आपका फंडामेंटल राइट है कि आपके ऊपर एज सच मैंडेटरी नहीं होता, बट कुछ कंडीशंस में होता है। ठीक है, सो दिस इज आर्टिकल 25 to 28 विच इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देन कम्स एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स। इसके अंदर आर्टिकल 29 and 30 एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज, राइट, द माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। विच इंटरेस्ट? एजुकेशनल एंड कल्चरल इंटरेस्ट। क्लियर है, उनकी बात हो रखी है। तो आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटीज की के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आर्टिकल 29-30 माइनॉरिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, और आर्टिकल 29 तो साफ साफ लिखा हुआ है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, एंड आर्टिकल 30 टॉक्स अबाउट राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं लाइक मदरसा एंड ऑल, ठीक है, तो उस टाइप की जो इंस्टीट्यूशंस है इनको मैनेज करने का जो फंडामेंटल राइट जो राइट मिला हुआ है वो कहां से मिला हुआ है? आर्टिकल 30। दैट्स इट। So this is article 29 and 30 talks about minorities. Minorities के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, उनके प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। Okay. Then comes the soul and the heart of the constitution. The article 32. This is also called as the soul of the constitution. किसने बोला था ये? हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने, the father of the Indian Constitution. उन्होंने आर्टिकल 32 को क्या बुलाया था? The soul and the heart of the Indian Constitution. ठीक है, अब इसके अंदर क्या बात हो रखी है? इट टॉक्स अबाउट द राइट टू रेमेडीज फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यूजिंग 5 रिट्स। ये कह रहा है कि भाई अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो उस केस में आपको अपने फंडामेंटल राइट को सेव करने का राइट भी अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 सिंपल वे में कि अगर आपका फंडामेंटल राइट मान लो वायलेट होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे और उनको बोलोगे भाई मेरा ये वाला फंडामेंटल राइट हो रहा है, वायलेट हो रहा है, और सुप्रीम कोर्ट उसके बद रिस्पेक्ट में चेक करेगा कि भाई कौन सा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है और उसके रिस्पेक्ट में एक रिट इशू करेगा, और ये आपका फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 32 यही कह रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, रेमेडीज का मतलब क्या होता है? दवाई। तो कॉन्स्टिट्यूशन की दवाई कि अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अगेंस्ट कोई चीज हो रही है, मतलब आपके फंडामेंटल राइट्स आपसे लिए जा रहे हैं, तो उसकी दवाई क्या है? आर्टिकल 32। क्लियर है, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो आर्टिकल 32 इज व्हाट? द राइट टू रेमेडी फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स यूजिंग रिट्स। आई होप इतना क्लियर है। अब ये लास्ट 3 आर्टिकल देख लेते हैं, देन वी विल एंड दिस सेशन। इसको नेक्स्ट सेशन से कंटिन्यू करेंगे फिर। ओके, सो आर्टिकल 33, 34, 35 ये हम स्किप कर देते हैं कई बार नॉर्मली। दीज आर ऑल्सो आवर फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 33 किसकी बात कर रहा है? इट टॉक्स अबाउट कि भाई जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर है उनके फंडामेंटल राइट्स को, क्या उनके फंडामेंटल राइट्स हमेशा वैलिड रहते हैं? नो, बिकॉज उनको बहुत एक्सट्रीम सिचुएशंस में काम करना पड़ जाता है, तो वहां पर वो ऐसे नहीं कह सकते कि हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, क्योंकि फिर वो नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है। दैट इज द रीजन कि आर्टिकल 33 में साफ साफ लिखा हुआ है, इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज, पुलिस फोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज एंड एनालॉगस फोर्सेज। कि भाई जो आर्म्ड फोर्सेज के जो बंदे हैं, पुलिस फोर्सेज वगैरह, इनके फंडामेंटल राइट्स हमेशा इनके काम के आड़े नहीं आने चाहिए। इनके लिए इनका काम पहले होना चाहिए, इनके फंडामेंटल राइट्स बाद में। तो और ये पावर किसको मिल रही है? पार्लियामेंट को, थ्रू आर्टिकल 33 की पार्लियामेंट उनसे उनके फंडामेंटल राइट्स ले सकता है। ये आर्टिकल 33 में लिखा। क्लियर है? ओके, देन आर्टिकल 34। आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट मार्शल लॉ। आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट मार्शल लॉ। सिंपली ऐसे याद रखेंगे, आर्टिकल 34 टॉक्स अबाउट मार्शल लॉ। मार्शल लॉ क्या होता है? मिलिट्री का लॉ। कि मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि नॉर्मल जो पुलिस फोर्स है, जो नॉर्मल गवर्नमेंट है, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा, सिविल वॉर वाली सिचुएशन होगी, तो फिर वो मिलिट्री को बुलाएंगे, भाई आओ आप कंट्रोल करो, जैसे मर्जी करो। उसको बोलते हैं मार्शल लॉ। दैट्स इट।
ऑल्दो इंडिया में अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर सिचुएशन कभी भी नहीं आई आज तक कि मार्शल लॉ लगाना पड़े। ओके, देन कम्स आर्टिकल 35, लास्ट फंडामेंटल राइट। इट एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन फंडामेंटल राइट्स। कुछ स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जिसपे सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट लॉ नहीं बना सकता, राइट। ये पावर कहां से मिली है? आर्टिकल 35 से मिली हुई है। क्लियर है? अभी आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे बाकी रिमेनिंग हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक। आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड इफ यू आर एक्चुअली लाइकिंग आवर सेशन देन प्लीज डू लाइक एंड फॉलो Wikipedia, एंड यू ऑल्सो प्लीज शेयर आवर वीडियोज। इट रियली मोटिवेट अस। जब आप हमारे को शेयर करते हैं, फॉलो करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, हमें और वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। एंड सो विद दिस आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन आई विश यू ऑल अ वेरी गुड लक एंड थैंक यू। ओके।